आज क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 11th लेक्चर के बारे में बात करेंगे और उस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फैक्टर्स। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे डेवलप होती है या कैसे स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल में, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। अब उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को गवर्न करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर पर जाने से पहले हम लोग समझ लें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती क्या है। बेटा इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ तो उसमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डी ऑर्बिटल डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इस एनर्जी के डीजनरेशन के कारण, ऑर्बिटल की एनर्जी के डीजनरेशन के कारण वो ऑर्बिटल दो भागों में टूट जाते हैं, जिसको आपने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के नाम से पढ़ा है। अभी जो दो भाग टूटते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आ गया बच्चा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी इसको फिर से समझेंगे। जब बेटा डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट होकर दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसको आप डी स्प्लिटिंग के फॉर्म में जानते हैं, उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSE जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा उसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स। इसमें देखो पिछली वाली क्लास में आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। बेटा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी तो वहाँ पर क्या होगी, पेयरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। VBT थ्योरी में आपको बताया गया है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे तो पेयरिंग स्टार्ट कराएंगे और जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पर स्प्लिट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और उससे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात? इसी तरह से वीक फील्ड लिगेंड में देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होगा, जो लिगेंड्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में, वो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड्स उन इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएंगे और जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो वहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगी। तो बेटा ये पहला फैक्टर था जो बताता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर लिगेंड का क्या प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ गई? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करती है उसको देखा जाए। बेटा यहाँ पे दो लाइन में लिखा गया है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी टेट्राहेड्रल की उसकी वैल्यू कम होगी और जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ऑक्टाहेड्रल शेप की उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो भाई टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये सब फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं और फर्स्ट ईयर को जिन बच्चों ने सीरियसली नहीं पढ़ा वो यहाँ पे धोखा खाएंगे। और ये आपकी बोर्ड की 12th की क्लास है, अगर आप यहाँ नहीं मेहनत कर पाएंगे तो बेकार है आपकी पढ़ाई। तो फिर से देखिए, कहने का मतलब टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो शेप्स होते हैं उनके बारे में जानकारी आप लोग ले चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर एक बार मेहनत कीजिए, जिन बच्चों के लिए कठिन पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ देखो बेटा टेट्राहेड्रल की वैल्यू लोअर होगी। टेट्राहेड्रल की वैल्यू लोअर क्यों होगी? इसमें साफ साफ आप बता देंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स बेटा कितने होते हैं टेट्राहेड्रल में, कम होते हैं। तो यहाँ पे पहला होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स लोअर। यहाँ पर क्या होंगे, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके डेल्टा टी हमने बता दिया इससे पहले क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होंगे। और साथ ही साथ टेट्राहेड्रल फील्ड में आप जानते हैं कि जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो अराउंड द एक्सिस नहीं करते हैं बल्कि एक्सिस के बीच में करते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान डेल्टा ओ के कंपैरिजन में कम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन, कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे इसको रटे होंगे वो एकदम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दो लाइन में आपको समझना है। क्लियर?
फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। थर्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार पीजीटी इवन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप नेट जिस भी आप तैयारी करेंगे, जहाँ पर भी आप तैयारी करेंगे, चाहे बायोलॉजी के बच्चे हो चाहे मैथ के बच्चे हो, केमिस्ट्री कॉमन है और उसी तरह से क्वेश्चन भी कॉमन है। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको इस लेवल से क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आराम से समझिए। इसीलिए आपको हमें यहाँ पर हमको आना पड़ा बताने के लिए आपको बोर्ड पे। देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से जान चुके हैं। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे इससे प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में बताए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो लेक्चर्स को उठाइए, बार बार देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल मेक परफेक्ट योर सेल्फ। क्लियर? तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन में क्या देखना हमें, कैसे बताना है बेटा। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हों तो जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा या आप ये कह सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मोर चार्ज ऑन CMA सेंट्रल मेटल एटम मीन्स मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका IPAC नाम आप खुद लिख लीजिए, पढ़ाया जा चुका है। इन दोनों को आप कंपेयर अगर करते हैं, अगर एग्जाम पे दे दिया गया कि बताओ भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर डी स्प्लिटिंग नहीं दिखाएंगे। नो, आपको ट्राई करना होगा, यू हैव टू फाउंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब लास्ट और फोर्थ देखिए, नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन में क्या देखना है बेटा, कभी कभी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे जिनके ऊपर सिमिलर चार्जेस होंगे, तब आप क्या करेंगे, तो उसमें बहुत ही आराम से आपको आंसर सोचना है। अगर ऐसे कंपाउंड जिन पर सिमिलर चार्जेस होंगे देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। आपको सेंट्रल मेटल एटम के डी सबसेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अगर आपको नहीं आ रहा है तो बेटा अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप 11th के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखिए। तो बेटा अगर चार्जेस सिमिलर हैं तो आप सेंट्रल मेटल एटम के, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल हैं, ये निकिल है ये कोबाल्ट है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे और जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम होगा। बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हमने लिख भी दिया है, बता भी नहीं, फिर से देखिए। इफ़ चार्ज इज सेम देन डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। इंग्लिश में था, हिंदी में बता दे रहे हैं कि अगर आप ऐसे कंपाउंड पा जा रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को पा जा रहे हैं जिनके ऊपर सिमिलर चार्जेस मौजूद हैं बेटा, तब आप क्या करेंगे, देन हैव टू गो टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के पास जाएंगे और चुपके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में आपको पता चलेगा कि भाई डी सबसेल में किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और किसी में इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी और जिसमें ज़्यादा नहीं होगा यानी कि कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं, आपको पता करना होगा बेटा टाइटेनियम और कोबाल्ट, यहीं पे लिख दे रहे हैं Ti+3 और CO+3 में किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी और क्यों। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या PSS में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए इतना ही। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।